हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 5 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता देता हूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। या तो सीधा सर्च करेंगे आशीष क्लासेस नाम से तो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन के अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि इस सेशन के अलावा जो भी सेशंस हमारे चैनल पर होते हैं वो सारे सेशंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज के एडिटोरियल की बात करें तो टाइटल है इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स। और ये जो एडिटोरियल है ये इस बात पर आधारित है कि अभी एक गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें उस कमेटी को एक टास्क दिया गया था कि आप ये बताएं कि भी EWS जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उसमें आप किसको इंक्लूड करेंगे। तो इसने एक बात बताई है कि भाई एक थ्रेशोल्ड तय कर दी है कि 8 लाख प्रति साल, प्रति वर्ष 8 लाख जो कमाता है उस सीमा तक जो भी लोग आएंगे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आ जाएंगे, वीकर सेक्शन में आ जाएंगे, EWS में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो EWS के अंदर जो 8 लाख का दहलीज रखी है, लेखक इस बात से सहमत नहीं है। और इस बात से क्या क्या मतलब लेखक ने अपने दलीलें दी हैं, कुछ यहाँ पे प्रूफ दिए हैं, जिसके माध्यम से इसने समझाने का प्रयास किया है कि इन्होंने तो तर्कसंगत बात नहीं की है, जो भी रेस्पॉन्स इसका रहा है वो इनएडिक्वेट रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल आज का। इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स जो है, इसमें रेस्पॉन्स तो है नाउन, ठीक है, और इनएडिक्वेट जो है वो है एडजेक्टिव। रेस्पॉन्स का मतलब रेस्पॉन्स, रेस्पोंड आपने सुना होगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछे आप उसका उत्तर दें, उसे बोलते हैं रेस्पोंड करना। रेस्पॉन्स है तो ये नाउन है, और इनएडिक्वेट है इसका मतलब अपर्याप्त होता है। तो कैसा रेस्पॉन्स है? इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। इनएडिक्वेट का और क्या सिनोनिम आप दे सकते हो? इसके लिए आप इनसफिशिएंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इनसफिशिएंट। और क्या लिख सकते हो? नॉट एनफ लिख सकते हो। जो पर्याप्त नहीं है उसके लिए आप इनएडिक्वेट लिख सकते हो। ठीक है, तो अपर्याप्त एक रेस्पॉन्स है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर उनको बता देता हूं कि ये जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सभी सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कौन सा वर्ब लगेगी वो हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सबमिशन बाय ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी। सबमिशन जो है वो सबमिट करने का प्रोसेस है। ठीक है ना, सबमिशन क्या है? सबमिट करने का प्रोसेस है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो सबमिशन है गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी के द्वारा, जो सबमिशन है, सबमिशन हो गया, सबमिट करने का प्रोसेस। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो कमिटी है उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है अपनी। ठीक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। सबमिट किसके सामने की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। क्या रिपोर्ट है? दैट द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख रुपीज़, कि वार्षिक रूप से अगर 8 लाख रुपए आपके परिवार की आय है तो ये एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड है, ये एक उपयुक्त थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब आप यहाँ लेवल मान सकते हो, एक ब्रिंक मान सकते हो, एज मान सकते हो। कहने का मतलब एक दहलीज कह सकते हो, एक मार्क कह सकते हो, है ना, एक लेवल स्तर कह सकते हो। तो इसको एक थ्रेशोल्ड मान लिया। टू डिटरमिन, क्या करने के लिए? निर्धारित करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए। क्या? कि इफ समवन बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कि क्या कोई जो है वो संबंधित है इस EWS से, किस लिए? इसका लाभ उठाने के लिए। अवेल जो है इसका मतलब लाभ उठाना होता है। 10% रिजर्वेशंस किस में? एडमिशंस में और जॉब्स में, है ना। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन चाहिए, जॉब चाहिए, उसके लिए। तो ये जो बात है ना, ये डज नॉट सीम टू होल्ड वाटर। होल्ड वाटर एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू बी ट्रू और रीजनेबल। टू बी ट्रू और रीजनेबल। तो ये जो है वो रीजनेबल नहीं है, ट्रू नहीं है, ये कहना चाह रहा है। मतलब ये तर्कसंगत नहीं है। अब समझिए, सबमिशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हम देखेंगे। पहले ये देखो, द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख रुपीज़, ये जो है इसकी वर्ब है वो इज है। समवन है, इसकी वर्ब है बिलोंग्स है। ठीक है, ये डज नॉट सीम आ रहा है ना, ये है इसकी वर्ब सबमिशन की। तो 3 सब्जेक्ट है, 3 वर्ब है। थ्रेशोल्ड एक वर्ड आया, इसका मतलब लेवल, ब्रिंक या एज होता है। होल्ड वाटर का मतलब टू बी ट्रू और रीजनेबल होता है, सच होना
या फिर तर्क संगत होना ये कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका होल्ड वाटर का मतलब। होल्ड वाटर एक इडियमेटिक वे में कहा गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कमिटी, कमिटी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है तो अपॉइंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त की गई एक कमिटी, इसने एक सबमिशन दिया, किसके सामने सबमिशन, मतलब रिपोर्ट सबमिट की, किसके सामने दी, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है भाई, ये दे लग रहा है। ठीक है, क्या रिपोर्ट दी कि एनुअल फैमिली इनकम जो है 8 लाख रुपए वाली, वो एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड है। ठीक है, वो एक थ्रेशोल्ड है, एक कह सकते हो लेवल है, ब्रिंक है, एज है, और कैसा लेवल है, एक रीजनेबल है, मतलब उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है। किस लिए, डिटरमिन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। क्या निर्धारित करना है कि क्या किसी का संबंध है, बिलोंग के साथ में टू लगता है भाई। ठीक है, क्या किसी का संबंध है ईडब्ल्यूएस से। किस लिए ईडब्ल्यूएस में आना है, ईडब्ल्यूएस में आना इसलिए कि अगर ईडब्ल्यूएस में कोई कैटेगरी में आ गया तो उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें, एडमिशन्स और जॉब्स में। ये जो बात है ना, ये जो सबमिशन है, इसमें ये तर्कसंगत नहीं है, या फिर ये उपयुक्त नहीं है, या सच नहीं है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द सबमिशन रिजेक्टेड द नोशन, नोशन जो होता है इसका मतलब है बिलीफ, या फिर इसे कहा जाएगा आइडिया। एक मिनट, इसे या तो आप कह सकते हैं बिलीफ, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं आइडिया, या फिर इसे कह सकते हैं ओपिनियन। ये होता है नोशन, नाउन है ये, क्योंकि दे लगा हुआ, वैसे भी समझ सकते हो आप। तो कह रहा है सबमिशन जो है, सबमिशन भी नाउन है, दे लगा हुआ है। सबमिशन, इस जो सबमिशन ने, इस रिपोर्ट को सबमिट करने के प्रोसेस ने उस विचार को रिजेक्ट कर दिया। क्या विचार, कि गवर्नमेंट हैड मैकेनिकली अडॉप्टेड। मैकेनिकली क्या होता है, बिना थॉट के। मैकेनिकली वैसे तो यांत्रिक तरीके से होता है, मशीनी तरीके से होता है, लेकिन इसका मतलब यहां पे है विदाउट थॉट। ठीक है, मैकेनिकली एडवर्ब है। तो बिना कोई सोचे समझे गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट किया, अपनाया 8 लाख रुपए को। किस रूप में, कट ऑफ के रूप में। कट ऑफ वही हो गया जैसे मार्क, लेवल हमने बताया, थ्रेशोल्ड वही काम करेगा। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज यूज्ड, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया गया था। आइडेंटिफाई द ओबीसी क्रीमी लेयर, किसके लिए, ओबीसी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाई असर्टिंग, कैसे, इस चीज का दावा करके। असर्ट जो होता है ना, इसका मतलब क्लेम करना होता है, या फिर आर्ग्यू करना होता है, या कंटेंड करना होता है। तो ये दावा करके, क्या दावा करके, दैट द इनकम क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर है भाई। ठीक है, इसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया। ठीक है, ये इसका प्लूरल बनता है कि जो इनकम क्राइटेरियन है, जो आय वाला एक क्षेत्र है, वॉज मोर स्ट्रिंजेंट, ये अधिक सख्त था, ये अधिक स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, या फिर रीग्रस। स्ट्रिक्ट कह सकते हो, रीग्रस कह सकते हो। देन द वन फॉर द ओबीसी क्रीमी लेयर, किसकी तुलना में, ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में। ठीक है, जो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए मापदंड तय किया गया था, उसकी बजाय ये इनकम वाला क्राइटेरियन है, वो ज्यादा सख्त है, ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ये कहना चाह रहा है। लेट मी रिपीट, सबमिशन की वर्ब है वो रिजेक्टेड है, गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैड अडॉप्टेड है, एच के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए अडॉप्टेड यहां पे थर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, ये जो 3 चीजें होती हैं, एक ADAPT होता है, एक ADOPT होता है, और एक ADEPT होता है। ये 3 चीजें। ये जो ऊपर वाला ADAPT है, इसका मतलब होता है अनुकूल होना। ठीक है, ADOPT है, इसका मतलब गोद लेना, ग्रहण करना, स्वीकारना। ADEPT इसका मतलब एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना। तो देखो इसमें ई लगा हुआ है, ई का मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट। ठीक है, ये ओ है, ये इस वाला क्या कह सकते हो, स्वीकार करना। और ये ए से अनुकूल, हिंदी वाला अनुकूल याद रखिए, अनुकूल बनाना, तो ये स्वीकार करने वाला है। तो सबमिशन ने उस विचार को रिजेक्ट कर दिया, जिस विचार में ये था कि गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे इस 8 लाख रुपए वाला कट ऑफ जो है एक अपनाया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया गया था। इट की वर्ब वॉज यूज्ड है, और ये पैसिव हो रहा है, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। किस लिए, ओबीसी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे, असर्ट करके, दावा करके कि जो इनकम क्राइटेरियन जो है वो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए जो आपने क्राइटेरियन तय किया था, ये 1 आ रहा है, वो क्राइटेरियन के लिए आ रहा है।
जो ओबीसी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने जो क्राइटेरियन तय किया था उसकी तुलना में ज़्यादा ये स्ट्रिंजेंट है। ठीक है, दिस जस्टिफिकेशन क्या होता है? जस्टिफाई करने का प्रोसेस। ये जो जस्टिफिकेशन है बेस्ड ऑन ए फ्यू मोर क्राइटेरिया, जो कुछ और क्राइटेरिया पर आधारित है। मैंने कहा था क्राइटेरियन का प्लूरल बनता है क्राइटेरिया, तो यहाँ ये प्लूरल है क्योंकि फ्यू के साथ में नाउन प्लूरल ही आता है। ठीक है, तो ये जो जस्टिफिकेशन है, जो आप सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो इस चीज़ को, जो कि कुछ और क्राइटेरिया पर आधारित है, दैट क्राइटेरिया कौन से? दैट एक्सक्लूड सम इनकम एंड ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स, जिसमें इनकम और ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स, व्यवसायिक जो पैरामीटर्स हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं ओबीसी क्रीमी लेयर से। ठीक है, हाउएवर, हालांकि, इज नॉट कन्विंसिंग, कन्विंसिंग नहीं है। कन्विंसिंग मतलब आपको विश्वास दिलाने वाला, आपको ये विश्वास दिलाने वाला कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। एज द कोर्ट्स की क्वेश्चन, क्योंकि कोर्ट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है रिमेंड अनआंसर्ड, वो अनआंसर्ड रहा। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतुष्टिजनक ढंग से आंसर नहीं मिल पाया कोर्ट को। दिस जस्टिफिकेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब देखो क्या है, एक बार पहले समझो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्राइटेरिया के लिए है, इसकी वर्ब एक्सक्लूड है। अगर यहाँ क्राइटेरियन होता सिंगुलर तो ये एक्सक्लूड्स होता। ठीक है, तो ये जो जस्टिफिकेशन है जो आधारित है कुछ और क्राइटेरिया पर, क्राइटेरिया कौन से? जिसके अंदर ओबीसी क्रीमी लेयर से कुछ जो ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स या इनकम पैरामीटर है उनको हटा दिया गया है, बाकी की बात कर रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन जो है, अब यहाँ से यहाँ तक की बात को अगर काट देते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो वर्ब है जस्टिफिकेशन की वो इज है। ये जस्टिफिकेशन कन्विंसिंग नहीं है। जो ऊपर हमने बात की है ना कि भाई हमने यहाँ पे इनकम वाला लिया है, इनकम वाला अधिक स्ट्रिंजेंट है, ये जस्टिफाई नहीं करने वाला है, ये कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जो प्रश्न है, कोर्ट जो कह रहा है वो मतलब कोर्ट का जो प्रश्न है उसका यहाँ पे संतुष्टिजनक ढंग से आंसर नहीं मिलता है। सेटिस्फैक्टरीली एडवर्ब है, विशेषता बता रहा है किसकी? अनआंसर्ड की। ठीक है, आगे देखिए, द कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने कहा था, कोर्ट की वर्ब हैड सेड है, क्या कहा था? की कंजंक्शन लग गया। द ओबीसी कैटेगरी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, कि ओबीसी की जो कैटेगरी है वो सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। एंड हैड देयर फॉर एडिशनल इम्पीडिमेंट्स, और इसी कारण से एडिशनल इम्पीडिमेंट्स भी है। इम्पीडिमेंट क्या होता है? इम्पीडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल। ठीक है, या फिर ब्लॉक, या फिर हिंड्रेंसेज, हर्डल्स, मतलब कहने का मतलब रुकावटें। ठीक है, इसमें अतिरिक्त रुकावटें भी हैं टू ओवरकम, जिनको कि पार करना है। ओवरकम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, काबू करना। ठीक, एंड हैड आस्क्ड, और इसने ये पूछा था कि वेदर इट वुड बी आर्बिट्रेरी, कि क्या ये आर्बिट्रेरी होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब एक तो होता है कि ये चांस पर आधारित है केवल। आर्बिट्रेरी का एक मतलब होता है चांस पर आधारित होना, किस पर आधारित ना होना? प्लानिंग पर आधारित ना होना। एक यहाँ पे जो इसका मतलब वो डेस्पोटिक, उसके तरफ लोगे तो अनफेयर कह सकते हो। तो क्या ये अनफेयर होगा? टू प्रोवाइड द सेम इनकम लिमिट, कि भाई आप वैसी ही सेम इनकम लिमिट यहाँ दें, किसके लिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन दोनों कैटेगरीज के लिए। कोर्ट ने कहा, ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट लगता है, ये आप नरेशन में पढ़ के आते हो, है ना। कोर्ट ने कहा था कि द ओबीसी कैटेगरी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, कि ओबीसी की जो कैटेगरी है वो सामाजिक और शैक्षणिक ढंग से पिछड़ी हुई है, और इसी कारण से बहुत सारे अन्य व्यवधान भी है, अन्य रुकावटें भी हैं जिसको काबू में किया जाना है ओबीसी की अगर बात करें। और कोर्ट ने, अब कोर्ट ही सब्जेक्ट है, देखो कोर्ट की वर्ब तो हैड सेड है, ओबीसी कैटेगरी की वर्ब इज है, सोशली और इकोनॉमी एजुकेशनली ये दोनों एडवर्ब है, बैकवर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, एंड के दोनों और चीज़ें सेम होती हैं तो सोशली इकोनॉमी दोनों ही क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। और इसने ये भी पूछा, क्या पूछा? कि वेदर, अब देखो पूछा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन लगता है वेदर, इफ, ऐसे, तो वेदर लग गया कि क्या ये आर्बिट्रेरी होगा। मैं रिपीट कर दूं, आर्बिट्रेरी का एक मतलब होता है बिना प्लानिंग के केवल चांस पर आधारित होना। एक होता है डेस्पोटिक, जो निरंकुश, तो टायरेनिकल, डेस्पोटिक उसको बोलते हैं, तो उस सेंस में इसको अनफेयर कह सकते हो आप।
और इसने ये पूछा कि क्या ये अनफेयर होगा, अनुचित होगा कि अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए सेम इनकम लिमिट लगाएं, 8 लाख रुपए वाली सेम इनकम लिमिट दोनों को लगाएं, क्या ये अनुचित होगा, ये पूछा। इट की वर्ब वुड है। आगे देखो, द सबमिशन डज नॉट एडिक्वेटली रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। जो सबमिशन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी ने जो सबमिट किया, ये जो है ये पर्याप्त रूप से रेस्पॉन्ड नहीं करती है इस प्रश्न को, मतलब पर्याप्त रूप से इस प्रश्न का आंसर इसमें नहीं मिलता है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, तो डज नॉट रेस्पॉन्ड जो है वो इस सबमिशन का आपके वर्ब है। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडिक्वेटली एडवर्ब है, रेस्पॉन्ड मैन वर्ब है, टू यहाँ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, ऑन वेदर एट ऑल, एट ऑल मतलब एट एनी एक्सटेंट, ये एक फ्रेज होती है ऑल की। एट ऑल का मतलब होता है एट एनी एक्सटेंट, किसी भी स्तर पर, एट एनी एक्सटेंट। तो ऑन वेदर एट ऑल डिफरेंसेस इन परचेजिंग पावर, तो कह रहा है कि इस बात को लेकर कि क्या किसी भी हद पर डिफरेंसेस जो हैं, जो अंतर है किस चीज़ में, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति में, सभी जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें, और प्रति व्यक्ति जो इनकम है या जीडीपी है सभी राज्यों में, तो ये जो डिफरेंसेस है वर कंसीडर्ड, क्या इनको कंसीडर किया गया, टू अराइव एट दिस नंबर, कि आप ये जो 8 लाख वाला एक आंकड़ा लेकर आए हो, क्या आपने ये सब चीज़ें देखी इसके अंदर। द सबमिशन सजेस्ट, तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ये सजेस्ट करती है दैट दिस एक्सरसाइज, कि ये जो एक्सरसाइज है, ये इसकी वर्ब है भाई, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, वुड बी इनफिजिबल, कि ये इनफिजिबल है और कॉम्प्लेक्स है। इनफिजिबल का मतलब इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, या फिर इसे कह सकते हो अनवर्केबल, कि ये चलने वाली चीज़ नहीं है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल है, मुश्किल है। डिफरेंसेज है इसकी वर्ब वर है, वर कंसीडर्ड पैसिव है, ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। सबमिशन की वर्ब सजेस्ट है, दिस एक्सरसाइज की वर्ब वुड बी है, ठीक है। इनफिजिबल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स भी एडजेक्टिव है, क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ एडजेक्टिव आएंगे। तो इस बात को लेकर कि क्या सभी डिफरेंसेज जो हैं, डिफरेंसेज किस में, एक तो परचेजिंग पावर में, क्रय शक्ति जो है शहरों में अलग होती है, गाँव में अलग होती है। क्या आपने ये देखा, क्या प्रति व्यक्ति आय आपने देखी, जीडीपी देखी सभी राज्यों की, है ना। जब आप इस आंकड़े पर पहुंचे हो तो क्या इनको कंसीडर किया आपने, ठीक है। तो सबमिशन जो है ये सजेस्ट करता है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो काम इन्होंने किया है, 8 लाख रुपए प्रति वर्ष फैमिली की इनकम को मान लिया आधार की EWS में ले सकते हो, तो क्या ये इनफिजिबल मतलब ये जो चीज़ है वो इनफिजिबल होगा। अब वुड लगा रहे हो, इसका मतलब ये कल्पना कर रहा है लेखक कि आगे चलकर ऐसा होगा, इमेजिनेशन है कि इनफिजिबल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। बट वाइल असर्टिंग, वाइल के बाद में जब आप वर्ब लगाते हो तो ING फॉर्म में लगेगा, लेकिन असर्ट करने के दौरान, ठीक है, वाइल के बाद जब भी वर्ब लगाओगे ING फॉर्म में लगेगी। असर्ट का मतलब क्लेम करना, कंटेंड करना, आर्ग्यू करना, दावा करना है। ये दावा करते हुए दैट एन एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरियन, कि वार्षिक रूप से परिवार की आय जो है उसका जो क्राइटेरियन जो है 8 लाख रुपए वाला, वो राइट अप्रोच है। ये क्राइटेरियन की वर्ब, ये सही अप्रोच है। द कमिटी डज नॉट प्रेजेंट एनी डेटा, कमिटी जो है मतलब इसने ये तो बता दिया कि 8 लाख रुपए का हमने तय किया है और ये सही अप्रोच है, लेकिन इसने ये डेटा प्रस्तुत नहीं किए किस बारे में, ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सन्स, कि लगभग कितने लोग EWS कैटेगरी में आ जाएंगे जनसंख्या में, इसके आधार पर, ठीक है, ये संख्या नहीं बताई। तो एन एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरियन की वर्ब इज है, कमिटी की वर्ब डज नॉट प्रेजेंट है, डेटा है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम आता है आजकल, ठीक है। वैसे इसका सिंगुलर डेटम होना चाहिए, लेकिन आजकल दोनों में सेम ही आता है। इफ अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज, अब कह रहा है यदि जो उपलब्ध उपभोक्ता व्यय सर्वे है कि उपभोक्ता कितना पैसा स्पेंड करता है, उसके जो सर्वेज हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट, या और दूसरी बात की इंडिकेटर्स ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो घरेलू खर्चा है उसके जो संकेतक हैं, ये दोनों चीज़ें देखो। एक तो जो उपलब्ध कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज हैं, सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, तो यहाँ इसने एग्जाम्पल डाल दिया ये वाला।
और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण, की जब नाउन के पहले लगता है तो ये एडजेक्टिव होता है, इस अर्थ में इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, साथ में जो महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसे कि ये वाला है, ठीक है, आर एनी इंडिकेशन, यदि ये कोई संकेत दे रहा है, ठीक है ना, यदि ये कोई संकेत दे रहा है तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, बल्क मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एलिजिबल होगा, ये इसकी वर्ब है, वो योग्य होगा रिजर्वेशन के, किसके तहत, अंडर द बिलो 8 लाख कट ऑफ अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कि जिनकी आय 8 लाख से कम है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ जाएगा। रेंडरिंग द लिमिट इरेशनल, इस प्रकार से ये इस लिमिट को असंगत या फिर इनएप्रोप्रिएट बना देगा। रेंडर का मतलब होता है बिकम या फिर कोज टू, या तो कर दो मेक बनाना, या फिर कोज टू बिकम होना, बनाना या होना। तो इस प्रकार से लिमिट को बना देगा क्या, बिल्कुल इरेशनल। इरेशनल क्या होता है, इलॉजिकल, मतलब ये तर्क संगत नहीं होगी बात, है ना, इनकॉन्ग्रुअस कह सकते हो, इनकॉन्ग्रुअस, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी बात है। तो यदि जो उपलब्ध कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज हैं, जैसे कि ये जो रिपोर्ट है वो, और कुछ महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर्स हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के, ये अगर कोई संकेत दे रहे हैं तो इससे पता लगेगा कि भाई 8 लाख से कम वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और इस प्रकार से ये इस लिमिट को इरेशनल बना देंगे। ठीक है, द कमिटीज असर्शन, कमिटी का जो दावा है, असर्शन का मतलब दावा, क्या कि 8 लाख रुपीज़ कॉरस्पॉन्डेंस टू द इफेक्टिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्पशन का मतलब छूट होता है। ठीक है, कमिटी का जो दावा है कि 8 लाख रुपए का जो है ना, ये कॉरस्पॉन्ड करता है, मतलब ये इशारा करता है, कॉरस्पॉन्ड का इशारा करता है किस तरफ, इफेक्टिव इनकम टैक्स इन एग्जेम्पशन लिमिट, कि भाई ये प्रभावी रूप से इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है, इनकम टैक्स में छूट वाले जो लिमिट है उस तरफ इशारा करता है। इवन एज, साथ साथ में, इवन एज का मतलब होता है वाइल, इवन एज एक फ्रेज है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको वाइल का मीनिंग देना हो। साथ साथ में कब, द ओनली इनकम स्लैब एग्जेम्प्ट, कि एकमात्र जो इनकम स्लैब जो है, स्लैब का मतलब कैटेगरी होती है ना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, एग्जेम्प्ट एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट होना। ठीक है, जिसको छूट दी गई है इनकम टैक्स पे करने से, है ना, वो कितनी थी, वो उन लोगों के लिए थी जो 2.5 लाख से कम कमा रहे थे। ये भी रेंडर करता है, बनाता है इस क्राइटेरिया को ऑन बीइंग इकोनॉमिकली वीक एज लेस स्ट्रिंजेंट, कि भाई जो इकोनॉमिकली वीक वाली क्राइटेरिया जो है ना, उसको लेस स्ट्रिंजेंट बनाता है। कि आपने तो कहा था कि हमने ओबीसी की तुलना में ये वाला जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डालने के लिए जो मापदंड रखा है ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, लेकिन यहाँ समझ में आएगा कि स्ट्रिंजेंट कम है। 8 लाख रुपीज जो है ये इसकी वर्ब कॉरस्पॉन्डेंस है। द कमिटीज एक्सर्शन जो सब दे रखा है आपको, इसकी वर्ब देखेंगे, देखो पहले ये देखो, द ओनली इनकम स्लैब एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ये इसकी वर्ब वॉज है। ठीक है, और यहाँ पे कमिटीज जो असर्शन है इसकी वर्ब देखनी है आपको। तो कमिटी की जो असर्शन है, कमिटी का जो दावा है कि 8 लाख रुपए का जो हमने तय किया है, ये इफेक्टिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को कॉरस्पॉन्डेंट करता है। किसके साथ साथ, कि अभी तक एकमात्र जो इनकम स्लैब है जिसको छूट दी गई है टैक्स के लिए, वो ये है कि वो लोग जो 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट है। अब यहाँ 8 लाख रुपए के लिए आपने कह दिया, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आ गया तो इसको भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये दावा करती है। अब देखो ये इसकी वर्ब आ गई, ये बनाती है इस क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया कौन सा, जो आपने इस पर बनाया है इकोनॉमिकली वीक पर, क्या बना देती है, लेस स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कम सख्त, कड़ाई कम बढ़ती गई है, कहने का मतलब ये है। द सबमिशन लेज एम्फेसिस ऑन, ले जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे पहली बात, ले की सेकंड फॉर्म है वो लेड होती है, ले की थर्ड फॉर्म लेड होती है। एक बात, एम्फेसिस है, एम्फेसिस के साथ में ऑन लगता है जब ये नाउन के रूप में है। अगर यही वर्ब के रूप में आ जाएगी, एम्फेसाइज कर दोगे,
इसकी जगह पे एम्फेसाइज होता तो ये वर्ब होती, और ऐसे केस में इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता। ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो सबमिशन यहाँ पे जोर देता है किस बात पर? इस फैक्ट पर दैट आउटकम्स इन द रिसेंट एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, कि जो परिणाम निकल कर आए हैं कि हाल ही में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुए, जैसे कि ये वाले एग्ज़ाम, इन आउटकम्स ने दिखाया, ये इसकी वर्ब हो गई, क्या दिखाया? एन इवन बंचिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इन डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स, कि भाई एक तरह से आपने इनको समूह में डाल दिया। इवन बंचिंग का मतलब बिल्कुल समान रूप से आपने गुच्छे में डाल दिया एलिजिबल कैंडिडेट्स को, जो अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स में थे, जैसे 0 से 2.5 लाख वाली इनकम में, 2.5 से 5 लाख वाली इनकम में, 5 से 8 लाख वाली इनकम में, ठीक है। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि वाई मार्क्स कट ऑफ्स वर इवन लोअर, कि जो मार्क्स की कट ऑफ रही वो और ज़्यादा कम क्यों रही रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, किसके तुलना में? वो कट ऑफ जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसीज के लिए थी, उससे भी कम कैसे रही ईडब्ल्यूएस की, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबमिशन की वर्ब है वो लेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया ट्रांजिटिव है तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, एम्फेसिस में ऑन है। आउटकम्स की वर्ब है वो शोड है, ठीक है। इट है इसकी वर्ब डज नॉट एक्सप्लेन है। मार्क्स कट ऑफ से इसकी वर्ब वर है, ठीक है। तो कह रहा है जो सबमिशन है, जो रिपोर्ट सबमिट की गई, ये यहाँ पे जोड़ ये जोड़ देता है इस बात पर कि जो आउटकम्स हैं हाल ही के एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट, एंट्रेंस का मतलब कुछ तो ऐसी प्रवेश परीक्षाएं जैसे कि आईआईटी पास कर लिया, या जी का एग्ज़ाम है, या नीट का एग्ज़ाम है, ये तो आपको कॉलेज में एंट्रेंस देगा। लेकिन जैसे यूपीएससी है तो रिक्रूटमेंट आपने पास कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। तो ये इनमें ये दिखाया कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी इवन बंचिंग, समान रूप से इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। ये कुछ यहाँ पे ग्रुप हैं इसमें आएगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मार्क्स कट ऑफ जो है वो कम कैसे चली गई ओबीसीज की तुलना में, ये समझ में नहीं आ रहा। द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हो गया 103वां संविधान संशोधन। इसकी जो वैलिडिटी क्या होता है? वैलिड होने का प्रोसेस, कि ये सार्थक है, ये सही है, ये लीगल है, न्यायोचित है। तो 103वां जो संविधान संशोधन है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पैसिव हो गया इन 2019 में। इज इन एनी केस स्टिल बिफोर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये अभी भी क्या है? एनी केस का मतलब एनी एक्सटेंट, ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है, एक संवैधानिक पीठ है उसके सामने ये मामला है। तो वैलिडिटी जो है कि 103वां संविधान संशोधन वैलिड है क्या, जिसके माध्यम से ये ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये अभी भी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके समक्ष है, इस पर अभी भी सुनवाई की जानी है कि ये सही है कि नहीं है। बट द एपेक्स कोर्ट, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स का मतलब सर्वोच्च होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको मस्ट सीक मोर क्लैरिटी, इसको जरूर से, सीक का मतलब ट्राई करना होता है, कोशिश करना, फाइंड करना, इसको कोशिश करनी चाहिए अधिक क्लैरिटी की ऑन द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया कौन सा? जो कि अडॉप्ट किया किसने? गवर्नमेंट कमिटी ने। किस लिए? इनकम लिमिट को सेट करने के लिए। सेट किस लिए की लिमिट? ताकि ईडब्ल्यूएस सेक्शंस की पहचान की जा सके, वो सेक्शंस जो कि एलिजिबल हैं, किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए। एलिजिबल में 4 लगेगा भाई, ठीक है। तो वैलिडिटी की वर्ब है वो तो हो जाएगी इज, ईडब्ल्यूएस कोटा की वर्ब है वो वॉज, ठीक है। एपेक्स कोर्ट की वर्ब है मस्ट सीक। बाकी आसानी है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।